नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। पिछले वीडियो में हम लोग समाजीकरण के बारे में पढ़ रहे थे और समाजीकरण के बारे में हम लोगों ने 3 प्रकार के सिद्धांत, समाजीकरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है विकास पर, इस प्रकार के अध्ययन हम कर चुके थे। दुर्खीम का सिद्धांत, मीड का सिद्धांत और कूले का स्वदर्पण सिद्धांत, इन तीनों के बारे में हमने चर्चा की थी। कूले के सिद्धांत को स्वदर्पण का सिद्धांत कहते हैं, मीड के सिद्धांत को आई एंड मी इसका सिद्धांत कहते हैं और दुर्खीम का सिद्धांत यहाँ पर आया था जिसने समाज को प्रतिनिधि के रूप में स्वीकारा था, समाजीकरण की प्रक्रिया जो कि विकास में योगदान देती है। इसके बाद मैंने बताया था कि कुछ एक दो सिद्धांत और रह गए हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कुछ परिस्थितियाँ जो सामाजिक या सरोकार में बाधा उत्पन्न करती हैं या फिर सहयोग उत्पन्न करती हैं, उस प्रकार की परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे मैस्लो और मेटलमैन के द्वारा जो दी गई हैं। इसके अलावा समाजीकरण की कसौटियाँ हैं कुछ, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर का अंत होगा। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो दुर्खीम का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके बाद आता है कि शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए समाजीकरण में। तो समाजीकरण में शिक्षक और शिक्षा की यह भूमिका होनी चाहिए कि वह समाज की स्वीकृति यानी समाज के सकारात्मक पक्षों, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए समाज का सकारात्मक पक्ष उसके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए और उसको स्वीकृति देनी चाहिए, जिससे अच्छे काम को करने में उसकी निरंतरता सदैव बनी रहे, उसकी लगन सदैव बनी रहे। इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए, इस प्रकार से सामाजिक सरोकार और स्कूल का समाज भी इसी प्रकार से होना चाहिए। स्टाफ और शिक्षक की भूमिका, पुनर्वलन का समाजीकरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसका उसे उचित प्रशंसा देना, यह उसके समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें, अच्छी स्कूलिंग, अच्छा परिवार, अच्छा समाज बन करके किसी भी व्यक्ति को अच्छा बना सकते हैं। यही शिक्षा और शिक्षक और समाज परिवार की भूमिका होती है समाजीकरण के विकास में किसी भी व्यक्ति की। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि समाजीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो समाजीकरण में बाधक तत्व को 4 प्रकार से बांटा गया है और इन 4 प्रकारों में जो पहला प्रकार है, हाँ ये ध्यान रखेंगे, जो समाजीकरण में बाधक तत्व है इनको मुख्यतः दिया था मैस्लो और मिटलमैन ने, मैस्लो और मिटलमैन। तो यही है, तो इस प्रकार से दिया था। तो कुछ सिचुएशन इन्होंने दी थी, परिस्थितियाँ दी थी, वह बाधक तत्व हो सकती हैं किसी भी व्यक्ति के समाजीकरण में। तो जो पहली थी ये थी बाल्यकालीन परिस्थितियाँ, ठीक है। तो बाल्यकालीन परिस्थितियों में ये हम देखते हैं कि बचपन में यदि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है तो समाजीकरण पर व्यक्तित्व के विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे माता पिता में कलह का होते रहना, इस प्रकार से, या कोई भी एक का ना रहना माता पिता में से, ये, या माता पिता में अलगाव हो जाना, इस प्रकार से, ठीक है, या पालन पोषण की कमी होती है, उससे समाजीकरण में विपरीत संदेश जाता है और समाजीकरण विपरीत प्रकार से प्रभावित होता है, नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रकार से प्रभावित होता है। तो जो बाल्यकालीन परिस्थितियां हैं यह समाजीकरण में बाधक तत्व है। समाजीकरण हमेशा सकारात्मक पक्ष से ही लिया जाता है, यानी किसी व्यक्ति का यदि समाजीकरण हो रहा है तो इसका मतलब वह सकारात्मक, समाज की सकारात्मक स्वीकृति की ओर अग्रसर हो रहा है। तो यदि हम बाधक तत्व की बात करेंगे तो इसका मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं वह नकारात्मक परिस्थितियों को और नकारात्मक सामाजिक, इस प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं वह बाधक तत्व होते हैं। दूसरी है सांस्कृतिक परिस्थितियां। सांस्कृतिक परिस्थितियों में कैसे,
धर्म, वर्ग, जाति, इन सभी के आधार पर संस्कृति में यदि अलगाव या भेदभाव की स्थिति पैदा होती है तो समाजीकरण पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और यह समाजीकरण में बाधक तत्व है। जो अनुच्छेद 14 हमारे संविधान में और अनुच्छेद 15 ये दिया हुआ है, यानी समता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, रंग, इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह इसीलिए दिया गया है क्योंकि समाजीकरण में बाधा उत्पन्न करके कोई भी शोषित वंचित वर्ग, दबा कुचला वर्ग समाज के लिए उसके मन में गलत धारणाएं पैदा हों और देश के लिए भी यह अच्छा नहीं होगा आगे चल करके। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार से भेदभाव की परिस्थिति उत्पन्न होना, इसका मतलब वह समाजीकरण में बाधा है और वह देश, समाज, परिवार सभी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है विपरीत परिस्थितियों के होने से। तो इस प्रकार से जो सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं वह भेदभाव न हो इसके बारे में बताता है। उसके बाद में आता है तीसरा वाला जो आता है वो आता है तात्कालिक परिस्थितियां। तात्कालिक परिस्थिति में क्या होता है कि समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति को परिहास यानी हंसी होती है, दंड होती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है लोगों के द्वारा उसका, और निराशा उसके अंदर होती है, अपमान की भावना, निराशा की भावना यदि उसके अंदर पैदा की जाती है तो इस प्रकार की चीज़ें बाधक तत्व हैं समाजीकरण में। हमेशा सकारात्मकता, सम्मान और प्रशंसा की भावना यदि किसी भी व्यक्ति पर दी जाएगी तो निश्चित रूप से उसका समाजीकरण बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। परंतु इसके विपरीत यदि हंसी, दंड, मजाक, इन सभी का पात्र उसको बनाया जाएगा, अपमान किया जाएगा किसी प्रकार से, तो वह सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से समृद्ध कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद जो चौथा बांटा है इन्होंने, मैस्लो मिडिलमैन ने, ये अन्य परिस्थितियां बताई हैं। अन्य परिस्थितियों में बात आती है कि निर्धनता या कोई शारीरिक हीनता, इस प्रकार से वह समाजीकरण को सकारात्मक रूप से जितने लेवल तक करना चाहिए उतने लेवल तक पूरित कर पाने में अक्षम होता है। निर्धनता की वजह से वह अपना विकास जिस प्रकार से और सामाजिक विकास जिस प्रकार से किया जाता था, या निर्धनता के कारण समाज में स्वीकृति या इस प्रकार के भी लोग बहुतायत मात्रा में होते हैं जो निर्धन लोगों का के साथ में भेदभाव भी करते हैं। तो इस प्रकार के लोगों का होना समाज में अराजक तत्वों का होना कहा जा सकता है और है भी। तो इस प्रकार से भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसका एक कारक यह भी है कि व्यक्ति निर्धन होता है तो बाधा आती है उसके समाजीकरण में। बहुत ही अथक परिश्रम करने के बाद नहीं हो सकता है कि वह सामाजिक रूप से समृद्ध हो सके। तो इस प्रकार से निर्धनता, शारीरिक हीनता, किसी प्रकार के शारीरिक रूप से अगर यदि अक्षम है, विकलांग है, दिव्यांग है, इस प्रकार से है, तो उसके समाजीकरण में भी बाधा आती है। असफलता, बार बार कोई भी चीज़ को करने का प्रयास कर रहा है, उसके बाद में वह असफल हो रहा है तो उसका मॉरल गिर रहा है धीरे धीरे और हताश हो रहा है धीरे धीरे। इस प्रकार से समाजीकरण में बाधा उत्पन्न होगी। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का अभाव होगा, बेरोजगारी होगी। तो इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं वह भी इफेक्ट करती हैं समाजीकरण में और निश्चित रूप से वह बाधा ही उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से ये 4 बाल्यकालीन परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ और ये तात्कालिक परिस्थितियाँ और अन्य परिस्थितियाँ, इस प्रकार से 4 तत्व होते हैं, वह समाजीकरण में बाधक तत्व के नाम से जाने जाते हैं और इसको मैस्लो और मिडिलमैन ने दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे समाजीकरण की कसौटियाँ क्या होती हैं। समाजीकरण की कसौटियों में जो पहली कसौटी है वो आती है सामाजिक प्रौढ़ता। सामाजिक प्रौढ़ता। फिर दूसरी आती है सामाजिक अनुरूपता।
तीसरी है सामाजिक समायोजन। सामाजिक अंतःक्रियाएं। और ये होता है, एक और होता है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, यानी सोशल पार्टिसिपेशन। देखिए, ये उत्तरोत्तर चलने वाली ये प्रक्रियाएं हैं, समाजीकरण की कसौटियां। सबसे पहले सामाजिक प्रौढ़ता यानी सोशल मैच्योरिटी। इसका क्या मतलब होता है? सोशल मैच्योरिटी का अर्थ होता है जैसे जैसे हम उत्तर बाल्यावस्था से समाजीकरण हमारा प्रारंभ हो जाता है और जैसे जैसे हम समाज में आयु बढ़ती जाती है हमारी, उस प्रकार से हमारी बुद्धि और हमारे संवेग परिपक्व होते जाते हैं समाज के साथ में और सामाजिक भागीदारी को समझने के लिए। तो सबसे पहले सामाजिक प्रौढ़ता मतलब आयु बढ़ने पर हम परिपक्व होते जाते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए हम आयु बढ़ने पर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से परिपक्व होते जाते हैं। तो पहली कसौटी यह आती है सामाजिक प्रौढ़ता। जो दूसरी है सामाजिक अनुरूपता। सामाजिक अनुरूपता यानी सोशल कन्फॉर्मिटी। इसका यह मतलब होता है कि समाज जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो उसके बाद में समाज जिस प्रकार से नियमों को बनाए रखता है किसी भी समाज में, उसके अनुसार हम अपने आप को चलाने में प्रयास करते हैं। सोशल कन्फॉर्मिटी मतलब सामाजिक स्वीकृति के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास, सामाजिक स्वीकृति के अनुसार कार्य करने का प्रयास, और इस प्रकार से कार्य करें जिससे समाज उन्हें स्वीकार करे और समाज में उनका एक अभूतपूर्व स्थान रहे। तो इसलिए सामाजिक अनुरूपता यानी समाज के अनुरूप कार्य करने की प्रवृत्ति, यह सामाजिक अनुरूपता हो गई। फिर सामाजिक समायोजन। जब समाज के साथ में हम इंटरेक्ट करेंगे और समाज के साथ में जब हम अनुरूप कार्य करेंगे तो समाज हमें एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और समाज जब एक्सेप्ट करेगा तो समाज के साथ में हम समायोजन करेंगे। कैसे? समाज के व्यक्तियों के द्वारा, किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का स्वभाव कैसा है, उन सबके बीच में हमें अपने आप को सर्वाइव करवाना है। तो इस प्रकार से जब हम तभी सर्वाइव करवा सकते हैं जब सभी लोगों की समान स्वीकृति होगी हमारे कार्यों के लिए। तो वो तो हमने कर लिया, सामाजिक अनुरूपता, अनुरूप कार्य किया तो समाज की स्वीकृति हो गई। तो अब समाज के अंदर जाकर हम सबसे इंटरेक्ट करके और सामाजिक समायोजन करेंगे, सामाजिक एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो समाज का एक अभिन्न अंग बनते हैं और सोशल एडजस्टमेंट होता है। जब एडजस्ट हो जाते हैं वहाँ पर तो उसमें सभी प्रकार की जो क्रियाविधियाँ होती हैं तो उनसे इंटरेक्शन करते हैं। सामाजिक कोई भी कार्य होगा उसमें हम अंतःक्रिया करेंगे, मतलब सबसे संबंधित होंगे, सभी व्यक्तियों जो समाज के अंदर निहित हैं उन सबसे हम संबंधित होंगे और सभी प्रकार की क्रियाओं में उनके हम भागीदार रहेंगे, यानी सामाजिक अंतःक्रिया हमारा होगा, ठीक। तो उत्तरोत्तर ऐसे बढ़ते जाएंगे। आयु बढ़ने पर संवेगात्मक, मानसिक रूप से हम परिपक्व होंगे समाज में जाने के लिए। फिर समाज के अनुरूप कार्य करेंगे तो समाज हमें एक्सेप्ट करेगा। फिर सामाजिक समायोजन जब एक्सेप्ट करेगा तो उनके साथ हम एडजस्टमेंट करेंगे, सबको समझेंगे और उसके बाद सामाजिक कार्यों में अंतःक्रिया करेंगे उनके साथ। और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी में सोशल पार्टिसिपेशन। किसी भी प्रकार के प्रोग्राम्स, कार्यक्रम होते हैं तो उन सब में भागीदार बनना समाजीकरण को बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी यह भी समाजीकरण की एक कसौटी है। सोशल पार्टिसिपेशन, कोई भी किसी प्रकार का कार्यक्रम हो उसमें हम अपना योगदान देंगे, पारिश्रमिक और क्रियात्मक रूप से। तो यह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी समाजीकरण की स्पष्टता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये जो 5 हैं ये समाजीकरण की कसौटियाँ हमने पढ़ ली, ठीक है। सामाजिक प्रौढ़ता, सोशल मैच्योरिटी, सामाजिक अनुरूपता, सोशल कन्फॉर्मिटी, सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक अंतःक्रियाएं, सोशल इंटरेक्शन, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, सोशल पार्टिसिपेशन, कल्चरल पार्टिसिपेशन, ठीक। तो इस प्रकार से ये 5 कुछ कसौटियाँ हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे
दो लाइन का सिद्धांत यहाँ पढ़ेंगे, आगे बेंडूरा का सिद्धांत ज़्यादा है, 2 लाइन में हम अल्बर्ट बेंडूरा को समझ लेंगे। उनको कहते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। और उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ब्रॉनफेन बेनर की थ्योरी, उसको हम देखेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अल्बर्ट बेंडूरा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो भी समाज होता है वह हमारा प्रतिनिधित्व करता है, और समाजीकरण की प्रक्रिया हो, मानसिक प्रक्रिया हो, किसी और चीज़ को सीखने की प्रक्रिया हो, उसमें हमारा शिक्षक मूल रूप से समाज होता है। यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत मतलब समाज से चीज़ें सीखी जाती हैं। तो 1963 में एक बुक आई थी इनकी, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये किसके द्वारा आई थी? वाल्टर्स और बेंडूरा, 1963 में। इन्होंने एक 1963 में बुक लिखी, वाल्टर्स और बेंडूरा ने मिलकर के, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और इसमें इन्होंने कहा था कि सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रेक्षणात्मक जो अधिगम होते हैं, हमारे इंटरेक्शन होते हैं, उन सभी का प्रभाव समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से पड़ता है। और इन्होंने तब यही कहा, यानी समाज और संस्कृति और प्रेक्षण, इन सभी का प्रभाव हमारे अधिगम पर पड़ता है, हमारे विकास में पड़ता है और हमारे समाजीकरण में पड़ता है। तो इसलिए इनके सिद्धांत को कहा गया सामाजिक अधिगम सिद्धांत। समाज हमारा शिक्षक है, वह प्रतिनिधित्व करता है हमारे सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश को अच्छा बनाने में। और ये बात उन्होंने कही सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट नामक पुस्तक में। ठीक है, इतना सही सिद्धांत था इनका। अब इसके बाद में अंतिम एक सिद्धांत पढ़ेंगे हम, ब्रॉनफेन बेनर की थ्योरी। इसमें 5 प्रकार की इन्होंने परतें डिवाइड की हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में परतें होती हैं, उसी प्रकार से इन्होंने विकास में सबसे पहले कौन संपर्क में रहता है विकास में, सामाजिक विकास में, उसके बाद कौन संपर्क में रहता है, उसके बाद कौन रहता है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक लेवल डिसाइड किए हैं। ठीक है, तो उनको पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये चैप्टर खत्म करेंगे। तो ब्रॉनफेन बेनर के सिद्धांत को कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, यानी पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत। इस प्रकार से कहते हैं जैसे पारिस्थितिकी एक दूसरे से लोग किस प्रकार से अटैच्ड हैं ये बात करते हैं, उसी प्रकार से ब्रॉनफेन बेनर ये बात करते हैं कि किस प्रकार से एक बच्चा, एक बालक परिवार से, समाज से एक एक करके इकोलॉजिकल सिस्टम है। इसमें ये क्या बात करते हैं? इसमें इस प्रकार से बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे संपर्क में क्या होता है, उसके बाद हमारे संपर्क में क्या होता है, उसके बाद हमारे संपर्क में क्या होता है। इस प्रकार से 5 लेयर इन्होंने डिसाइड की। ठीक है, तो एक एक लेयर की हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से पहले कौन संपर्क में होता है और किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है उसका। तो सबसे पहले आता है इनका माइक्रो सिस्टम। क्या आता है? माइक्रो सिस्टम। फिर आता है मीजो सिस्टम, और फिर आता है एक्सो सिस्टम, और फिर आता है मैक्रो सिस्टम, और फिर आता है क्रोनो सिस्टम। क्या आता है? क्रोनो सिस्टम। ठीक, तो इस प्रकार से 5 लेयर इन्होंने डिसाइड किया। सबसे पहले जो माइक्रो सिस्टम है, माइक्रो सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आता है परिवार, घर और परिवार। बस उनसे हम किसी भी बालक का पहला संपर्क होता है और वही पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। किसी भी व्यक्ति के समाजीकरण की पृष्ठभूमि परिवार तैयार करता है। तो ये माइक्रो सिस्टम, इसमें परिवार आ जाएगा। सबसे पहला परिवार, माइक्रो सिस्टम में परिवार। सबसे पहला जो प्रभाव किसी बच्चे के ऊपर पड़ता है उसी को माइक्रो सिस्टम कहते हैं, और वह होता है घर और परिवार। इसी माइक्रो सिस्टम के अंदर परिवार तो होते ही हैं, लेकिन बचपन के साथी और आस पड़ोस, बगल के लोग, तो इस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। शैशवावस्था में जिनका प्रभाव पड़ता है वो
मान लीजिए कि वो परिवार, साथी, छोटे शैशवावस्था के और पास पड़ोस। तो सबसे पहले माइक्रो सिस्टम यानी परिवार। फिर बात आती है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में क्या होता है, दो माइक्रो सिस्टम का जो कनेक्शन होता है वह मीजो सिस्टम होता है। जैसे स्कूलिंग में हमारे जो साथी हैं उनका हमारे माता पिता यानी हमारे परिवार के साथ जो संपर्क है वह क्या है, मीजो सिस्टम। ठीक है, तो जैसे हम मान सकते हैं कि जो स्कूल है वो हमारा एक माइक्रो सिस्टम और परिवार हमारा एक दूसरा माइक्रो सिस्टम। तो एक यानी स्कूल के लोगों का यानी स्कूल के टीचर्स, स्टाफ का, या हमारे पीयर ग्रुप्स, जो भी हमारे पीयर ग्रुप्स हैं उनका हमारे फैमिली के सदस्यों के साथ जो कनेक्शन होगा, संबंध होगा, स्थापित होता है, वह मीजो सिस्टम के अंतर्गत आता है। मीजो सिस्टम में दो माइक्रो सिस्टम के बीच का संपर्क होता है। एक परिवेश जहाँ पर हमारी पृष्ठभूमि तैयार होती है यानी परिवार, और दूसरा परिवेश जहाँ पर हमारी स्कूलिंग होती है, वहाँ पर हमारे साथीगण होते हैं, शिक्षकगण होते हैं। तो उन दोनों परिवेशों का एक दूसरे से संबंध, एक दूसरे से कनेक्शन, अटैचमेंट, यह मीजो सिस्टम है। तो किसी एक माइक्रो सिस्टम का किसी दूसरे माइक्रो सिस्टम के साथ में अटैचमेंट, जैसे स्कूल के हमारे जो पीयर ग्रुप्स था उनका हमारे माता पिता से संबंध, आपके किसी फ्रेंड का की जान पहचान संबंध आपके माता पिता से होता है। कभी कभी आपके बारे में कोई जानकारी न मिल पाए तो आपके फ्रेंड के पास कॉल जा सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद में आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम की जब बात आती है तो इससे डायरेक्टली कोई भी व्यक्ति अटैच नहीं होता है, लेकिन इसका प्रभाव उसके सांस्कृतिक जीवन, उसके सामाजिक जीवन पर पड़ता है। कैसे? एक्सो सिस्टम में जैसे आर्थिक परिस्थिति आएगी माता पिता की, तो उससे समाजीकरण प्रभावित होगा। निर्धन है, मध्यम है, अमीर है, इससे समाजीकरण पर प्रभाव पड़ेगा। या डायरेक्टली तो नहीं, कोई वातावरण तो नहीं है, लेकिन जहाँ भी उनके माता पिता धनार्जन कर रहे हैं उसका सीधा संबंध उसके समाजीकरण पर पड़ेगा। डायरेक्टली तो नहीं पड़ेगा लेकिन इनडायरेक्टली पड़ेगा। साथ ही साथ जो वर्क प्लेस होता है माता पिता का, जॉब वर्क प्लेस माता पिता, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। एक समाज में रह रहे हैं, पिताजी की नौकरी है, दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया तो वहाँ जाना पड़ेगा, समाज चेंज होगा, संस्कृति चेंज होगी, समाजीकरण में परिवर्तन हो जाएगा। डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन पिताजी की जॉब की वजह से, वर्क प्लेस की वजह से समाजीकरण प्रभावित हुआ। तो ऐसे तत्व जिनकी वजह से डायरेक्टली किसी व्यक्ति का समाजीकरण पर प्रभाव तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो वह एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद में मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या होता है, इसमें क्या है, सांस्कृतिक, आर्थिक, वातावरण और देश के नियम, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ के नियम, रूल्स रेगुलेशन, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है समाजीकरण में। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के संविधान और लॉज, नियम कानून, इन सभी के तरीकों से हमें चलना होगा। तो यहाँ की संस्कृति, समाजीकरण, और अमेरिका या कहीं और के, उसको उसके संविधान और रूल रेगुलेशन से चलना पड़ता है। तो इस प्रकार से उनके समाजीकरण, उनके सांस्कृतिक परिदृश्य, इन दोनों में अंतर होगा। और यह किस वजह से होगा, यह देश काल परिस्थिति और वहाँ के नियम कानून के अनुसार ढलने के कारण होगा। ठीक है, तो इसलिए जो मैक्रो सिस्टम आता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश और वहाँ पर लागू होने वाले नियम कानून, इन पर आधारित होता है। तो देश के नियम, सांस्कृतिक परिवेश, इन सब के कारण जो प्रभावित होगा वह होगा मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत। और उसके बाद हम लास्ट बात कर लेते हैं क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में क्या होता है, किसी भी समय में जो टेक्नोलॉजी उस समय की होती है उसका हमारे समाजीकरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आज के 50 साल पहले जाइए तो कंप्यूटर और ये मोबाइल, इसके बारे में लोग बहुत कम जानते थे, सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, समाजीकरण में भिन्नता हुई, सूचना पहुंचाने में काफ़ी टाइम लगता था किसी भी चीज़ की। तो और आज
1 सेकंड में सूचना पहुंच जाती है। तो इसका क्या मतलब, जो समाजीकरण है उसमें देरी हुई या उसमें किसी प्रकार का भिन्न तत्व है तो वह टेक्नोलॉजी की वजह से है। तो टेक्नोलॉजी किसी भी काल की, किसी भी समय के टेक्नोलॉजी का उसके समाजीकरण पर, उस समय के लोगों के समाजीकरण पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है और यह क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो क्रोनो सिस्टम उस समय की टेक्नोलॉजी, तकनीकी के विकास के कारण समाजीकरण में होने वाले परिवर्तन, बाधा और फायदा, सफलता, इन सभी के बारे में दर्शाता है क्रोनो सिस्टम। तो सबसे पहले माइक्रो सिस्टम, ये क्रोनो सिस्टम में टेक्नोलॉजी की बात होती है उस काल की, ठीक है। सबसे पहले परिवार और उसके वो माइक्रो सिस्टम में, फिर 2 माइक्रो सिस्टम का कनेक्शन, यानी स्कूलिंग, विद्यालय के लोगों के द्वारा परिवार के लोगों के बीच में संबंध, तो वो मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, आर्थिक, जॉब, वर्क प्लेस, माता पिता की, तो इन सभी से समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है वह। फिर माइक्रो सिस्टम, देश के नियम, सांस्कृतिक परिवेश के नियम, उसके अनुसार हमारा समाजीकरण चलता है, आगे बढ़ता है, तो वह हो जाएगा माइक्रो सिस्टम। और उस समय के टेक्नोलॉजी का हमारे समाजीकरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो वह हो जाएगा क्रोनो सिस्टम। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने समाजीकरण चैप्टर के सभी अंगों को, सभी सिद्धांतों को, सभी व्याख्या को अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। तो आज ये समाजीकरण का चैप्टर, और जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। इसके आगे जो पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की का चैप्टर होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा एग्जाम के लिहाज से, और यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिहाज से। तो इसलिए हम लोगों ने कूले पढ़ा, मीट पढ़ा, दुर्खीम पढ़ा, अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत पढ़ा और ब्रॉनफेन-बेनर्स थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके साथ ही किस प्रकार की परिस्थितियां समाजीकरण में प्रभाव डालती हैं और किस प्रकार की कसौटियां होती हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में, समुचित रूप से सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो अब आप इसको रिवाइज करें, इसके क्वेश्चंस उठाएं, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन इसके आगे हम भी करवाएंगे। इसके बाद चूँकि जैसा कि नियम है हर वीडियो के बाद उसके क्वेश्चन परफॉर्म किए जाते हैं, तो इस वीडियो के बाद में भी इसके क्वेश्चन परफॉर्म किए जाएंगे, बिल्कुल उनकी व्याख्या की जाएगी। आप भी क्वेश्चन उठाएं और जहाँ से आप पढ़ रहे हैं कंटेंट उसको भी आप देख सकते हैं कि लगभग चीज़ों की व्याख्या यहाँ पर कर दी गई है। तो इस प्रकार से रिवीजन करते रहें, हमारे साथ बने रहें, और वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लगातार करते रहें, जिससे पढ़ाने में और ज़्यादा मन लगता रहे, हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।